नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। देखिए, बीते कुछ दिनों से एक खबर काफ़ी सुर्खियों में है। खबर गंभीर भी है और बड़ी भी, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज की चर्चा इसी खबर पर की जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की पत्नी मलिका नड्डा द्वारा संचालित एक NGO बिलासपुर में काफ़ी सालों से एक्टिव है, जिसे लेकर अब कई सवाल उठने लगे। न्यूज लॉन्ड्री की एक खोजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस NGO को अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की राशि CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग के रूप में मिल चुकी है और यही आंकड़ा कई सवाल खड़े करता है। देखिए, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि CSR एक ऐसा प्रावधान है जिसे भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट 2013 के जरिए लागू किया था। इसका मकसद था कि बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे का एक छोटा हिस्सा सामाजिक कल्याण के कार्यों में खर्च करें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्र। कानून कहता है कि अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा या वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है तो उसे अपने औसत मुनाफे का कम से कम 2% CSR प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना होगा। ये फंड आमतौर पर NGO या ट्रस्ट के माध्यम से समाज के हित में उपयोग किया जाता है। तो अब ऐसे ही एक NGO की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं जो हिमाचल से निकलकर दिल्ली तक की पावर गलियों में पहचान बना चुका है। नाम है चेतना और इसे चलाती है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की पत्नी मलिका नड्डा। पहले मलिका नड्डा हिमाचल यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर थी, लेकिन आज वो स्पेशल ओलंपिक्स भारत की नेशनल चेयरपर्सन है। लेकिन असल कहानी शुरू होती है 2014 के बाद, जब भाजपा केंद्र की सत्ता में आई और ठीक उसी समय चेतना NGO का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता गया। चेतना इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत हुई थी 1999 में सामाजिक काम और दिव्यांग बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के मकसद से। लेकिन 2015 के बाद ये संस्थान महज एक NGO ही नहीं रहा, बल्कि ये CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग का हब बनता चला गया। एक 3 मंजिला रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर इसी दौरान तैयार हुआ, इत्तेफाकन जब JP नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके बाद चेतना को CSR फंडिंग मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN लिमिटेड से 2015-16 में 25 लाख की सहायता मिली। ये फंडिंग संस्थान की बिल्डिंग के निर्माण के लिए थी। इसके 2 साल बाद यानी 2017-18 में SJVN ने फिर 45 लाख का फंड सेंटर की डेवलपमेंट के लिए जारी किया और फिर 2021-22 में एक और फंडिंग 1 करोड़ 37 लाख की सेंटर को फर्निश करने और लिफ्ट लगाने के लिए दी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि SJVN एक सरकारी नवरत्न कंपनी है जो पावर मंत्रालय के अधीन आती है। इन वर्षों में SJVN फाउंडेशन का नेतृत्व कर रहे थे नंदलाल शर्मा, जो पहले हिमाचल प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे और बाद में SJVN के CMD बने। हाल ही में वो हरियाणा बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। चेतना को फंड देने वालों में SJVN अकेला नहीं था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC लिमिटेड ने भी संस्था को कुल 2 करोड़ की सहायता दी। ये फंड चेतना के बाउंड्री वॉल, गेट और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जैसी संरचनाओं के निर्माण में लगाया गया। ये कंपनी भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL से 8,79,000 और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC से 5 लाख की सहायता भी मिली, खासतौर पर ऑडियोमेट्री रूम और अन्य विशेष बच्चों की सुविधाओं के लिए। 2022 में एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। NHPC ने स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ एक MOU साइन किया। इस समझौते के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए 1 करोड़ की सहायता देने का वादा किया गया। इस पूरे समझौते की अहम बात यह है कि NHPC से फंड जा रहा है चेतना संस्था को और स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन मलिका नड्डा ही है। यानी संस्था भी वही, नेतृत्व भी वही और फंडिंग करने वाले भी वही सरकारी संस्थान।
यही वो बिंदु है जहां नीति, शक्ति और सामाजिक सेवा के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भी चेतना को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए नई फंडिंग मिली। तीसरी मंजिल पर बच्चों के स्पेशल रिसर्च सेंटर से लेकर महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट क्लास तक हर योजना में CSR से फाइनेंसिंग का पैटर्न दोहराया गया। इस फंडिंग नेटवर्क में एक और नाम शामिल है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो भारत की सहकारी संस्था इफ्को और जापान की बीमा कंपनी टोक्यो मरीन के बीच एक संयुक्त साझेदारी है। इस संस्था ने चेतना NGO को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए 15 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। पहली नजर में ये एक सामान्य CSR योगदान जैसा लग सकता है, लेकिन इफ्को टोक्यो की पृष्ठभूमि देखना जरूरी है। ये कंपनी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं में लंबे समय से सक्रिय भागीदार रही। यानी इसका संबंध भले ही निजी क्षेत्र से हो, लेकिन इसकी कार्यभूमि सरकारी कार्यक्रम से गहराई से जुड़ती है। चेतना संस्था को केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से ही नहीं, बल्कि उन निजी कंपनियों से भी फंडिंग मिलती है जो सरकार की योजनाओं से भागीदारी निभाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि सारी फंडिंग आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है और दस्तावेजों में साफ तौर पर दिखाई देती है। अब अगर ये दावा सही है तो फिर सवाल ये नहीं कि पैसा कहां से आया, बल्कि ये है कि क्या ये मदद संस्थागत जरूरत के तहत आई या फिर राजनीतिक पहुंच और पारिवारिक प्रभाव ने इन फंडिंग्स के रास्ते आसान बनाए। साल 2012 में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स में विजिलेंस से जुड़े एक अधिकारी चर्चा में आए थे। नाम था संजीव चतुर्वेदी। उस वक्त वह संस्था में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में तैनात थे और उन्होंने एम्स के भीतर चल रही भारी गड़बड़ियों को उजागर करना शुरू किया था। उनकी जांच में सामने आया कि संस्थान में निर्माण परियोजनाओं, महंगे मेडिकल उपकरणों की खरीद, विदेशी दौरों और टेंडर आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। अनुमान लगाया गया कि इस पूरे कथित घोटाले की राशि 7,000 करोड़ के करीब थी। इस खुलासे में एक नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आया, विनीत चौधरी, जो उस वक्त एम्स में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और हिमाचल प्रदेश कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी भी। ये वही समय था जब JP नड्डा राज्यसभा सांसद के रूप में सक्रिय भूमिका में थे। मामले के उजागर होने के कुछ ही महीनों के भीतर 2013 में नड्डा ने राज्यसभा में एक सवाल रखा, एम्स में CVO की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। इसी सवाल को सीधे तौर पर संजीव चतुर्वेदी की पोस्टिंग पर सवाल उठाने की कोशिश माना गया। इतना ही नहीं, नड्डा ने तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को पत्र लिखकर ये पूछ लिया कि क्या चतुर्वेदी की नियुक्ति वैधानिक मापदंडों के तहत हुई थी या नहीं। मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह नियमों के तहत थी। मगर इस घटनाक्रम ने यह बहस छेड़ दी कि क्या ये सब एक खास अफसर को बचाने की मंशा से किया गया जो उस समय एम्स में उच्च पद पर तैनात। संदेह की ये रेखा और गाढ़ी तब हो गई जब 2014 में केंद्र की सत्ता बदल गई और भाजपा की सरकार आने के बाद JP नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया। यानी अब वही मंत्रालय उनके पास था जो विनीत चौधरी के खिलाफ चल रही जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता था। ऐसे में अंदेशा उठने लगा कि कहीं अब इस केस की दिशा बदल तो नहीं जाएगी। इसी खतरे को भांपते हुए सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी CPIL नामक संस्था ने 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अदालत से ये चिंता जताई कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते नड्डा इस संवेदनशील जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जवाब में नड्डा ने अदालत में हल्फनामा देकर आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन इसके ठीक एक महीने बाद यानी 26 मई 2015 को एक आधिकारिक आदेश के जरिए नड्डा ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया और फाइलें कार्मिक विभाग DOPT को सौंप दी। ये अचानक पीछे हटना कई लोगों को एक सोचे समझी रणनीति की तरह नजर आया। खैर, इसी तरह एक अन्य मामले में एक पुख्ता रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने विनीत चौधरी को क्लीन चिट दे दी। अब सवाल फिर से खड़ा होता है, क्या जांच वास्तव में निष्पक्ष थी? अब आप सोच रहे होंगे
कौन चौधरी और कौन सी जांच? आप में से कुछ लोगों को तो शायद ये मामला याद भी नहीं होगा। दरअसल 1998 से 2003 के बीच जब जेपी नड्डा हिमाचल में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब चौधरी उनके स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर और सचिव के रूप में काम कर चुके थे। यही वो दौर था जब स्वास्थ्य विभाग पर ही गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। 2002 में कैग की एक रिपोर्ट ने यह उजागर किया कि दवाइयों और उपकरणों की खरीद में तय कीमत से कहीं अधिक रकम खर्च की गई थी। कुछ मामलों में तो सप्लाई ऐसी कंपनियों से हुई थी जिनका अस्तित्व केवल कागजों तक सीमित था। ये सारी घटनाएं एक सधे हुए सिलसिले की तरह जुड़ती जाती है, जहां पहले घोटाले को उजागर किया जाता है, फिर उस घोटाले की जांच करने वाले अफसर पर सवाल खड़े किए जाते हैं और अंततः आरोपों से घिरे व्यक्ति को क्लीन चिट मिल जाती है। अब क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिस दौर में चेतना को करोड़ों की फंडिंग मिली, उसी समय जेपी नड्डा मंत्रालयों के जरिए इन कंपनियों से जुड़ाव रखते थे? दावे हैं, रिपोर्ट्स हैं, और अगर ये सब सच है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।